आज हम चैप्टर 14 पढ़ाने जा रहे हैं 14 और चैप्टर 14 में जो है एक कहानी, यह भी मनु भंडारी द्वारा लिखित है और ये आत्मकथ्य शैली में है। आत्मकथ्य शैली का मतलब ये होता है कि जब हम कोई कहानी, अपनी कहानी किसी दूसरे को सुनाते हैं तो आत्मकथा या तो आत्मकथ्य कहानियाँ कही जाती है। तो बातें कहने की जो है सो बहुत तरीके होते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि कोई कविता के माध्यम से कहता है, कोई कहानी के माध्यम से कहता है, कोई आत्मकथा के माध्यम से कहता है, तो कोई नाटक के माध्यम से कहता है, कोई उपन्यास के माध्यम से कहता है, कोई साक्षात्कार विधि इंटरव्यू के माध्यम से कहता है। अनेक शैलियाँ हैं, यह व्यंग्यात्मक ढंग से कहा जा सकता है। अनेक शैलियाँ हैं, अनेक तरीके हैं, अनेक विधाएँ हैं जिसके साहित्य को समझा जा सकता है, लिखा जा सकता है, कहा जा सकता है। तो एक कहानी यह भी मनु भंडारी द्वारा लिखित है और यह आत्मकथ्य में है। चलते हैं कि मनु भंडारी आखिर है कौन। ये एक लेखिका है और इस पाठ का उद्देश्य जो है, इस पाठ का उद्देश्य है कि बच्चों को क्रांतिकारियों से अवगत कराना और देश आज़ादी हुई उसमें स्टूडेंट का जो भागीदारी था उन भागीदारियों को दिखाना। तो इसमें से लेखिका का हम शुरुआत करते हैं। इनका जन्म मध्य प्रदेश के भानापुर गांव में हुआ था और बचपन यहीं पर बीता और बाद में जब स्थिति बिगड़ गई, स्थिति अच्छी नहीं रही, उनकी आर्थिक स्थिति, उनके पिता की आर्थिक स्थिति नहीं ठीक रही, तो वो वहाँ से कुछ कर गए, मतलब वहाँ से चले गए अजमेर राजस्थान चले गए। और वहाँ जाकर के चूँकि यहाँ पर अपने लोगों ने उसको धोखा दिया था, अपने लोगों से वो धोखा खाया था, इस प्रकार उसको जो है शक्की बना दिया और अहंवादी बना दिया। मतलब है कि ज़्यादा उनको गुस्सा आता था, घमंड आता था। और लेखिका जो है सो बचपन में एकदम काली कलूटी थी और मरियल टाइप की थी, मतलब है कि जैसे एकदम लेजी जिसको कहते हैं उस तरह की थी। उनको लेखिका के पिता को ये उनका व्यक्तित्व पसंद नहीं आता था। इससे 2 साल बड़ी सुशीला नाम की एक लड़की थी, जो बड़ी बेटी, इससे बड़ी बहन थी 2 साल की बड़ी, वो गोरी थी और उसका व्यक्तित्व भी हंसमुख था, तो उसको काफ़ी पसंद करता था, बार बार उसका उदाहरण देते था। तो यदि मान लीजिए कि एक बहन की बड़ाई की जाए और एक बहन का तौहीन किया जाए, उसकी निंदा की जाए, तो वो धीरे धीरे कुंठित होता जाता है और उसके मन में जो भावना आती है वो अपने आप को नीचे देखने लगता है कि भाई हमारा जो व्यक्तित्व इस तरह का नहीं है जिसके कारण से आज हमको ये सुनना पड़ रहा है। इसे लोग काफ़ी चिंतित होते हैं और इसमें नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यानी नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। लेकिन बाद में जो इनका नेगेटिव प्रभाव है, और हम जानते हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, कहने का मतलब है कि निंदा जो करता है उसको अपने आंगन में कुटिया बना करके रखिए। वो प्रतिदिन आपका आलोचना करेगा, प्रतिदिन आपको क्रिटिसाइज करेगा और उस क्रिटिसाइज से आपको फायदा क्या होगा? आपको यही फायदा होगा कि आप में जो कमी है उस कमी का उजागर कर लेंगे या कमी को आप दूर कर लेंगे। तो इसी तरह से इनमें जो कमी थी उस कमी को उन्होंने दूर करने का कोशिश किया। किस तरह से दूर करने का कोशिश किया? वो अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाया और पढ़ने में वो मन लगा दी। और कुछ दिनों के बाद जब बड़ी हो गई तो उसका भाई भी बाहर चला गया पढ़ने के लिए, इसकी बहन की शादी हो गई, तो अकेली रह गई वो, यानी मनु भंडारी अकेले रह गई। अब जब अकेले रह गई तो अनायास ही, यानी जो प्यार करने का जो तरीका है, जो मान लीजिए कि बच्चे एक ही बच्चा है तो उसी पर केंद्रित हो गया और बच्चे का उसके पिता का जो प्रभाव है उस पर काफ़ी पड़ने लगा। वो इनके पिता एक स्वतंत्रता सेनानी थे और स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ उनके मित्र भी उनके घर आया जाया करते थे। और इस तरह से एक लेखिका को तो मान लीजिए कि वो काली कलौटी या तो ये कहते ही थे, लेकिन उसकी माँ जो है सो एकदम भारतीय नारी थी, सिर्फ ऑर्डर फॉलो करती थी, जो चीज़ का जरूरत होता था वो लेकर के सामने हाजिर हो जाती थी। थर थर कांपती थी कि कहीं वो मांग हम पूरी नहीं करने सके तो फिर असुविधा हो जाएगी। तो बच्चे जो मांगते थे वो उसको
पूरा करने में, पति का मांग पूरा करने में वो सारा जीवन इसी तरह से व्यतीत करती। अगर गलती भी कुछ नहीं होती थी, अगर डांट पड़ती थी तो वो चुप रहती थी। यानी वे पढ़ी लिखी थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। इसको हम मूर्ख नहीं कर सकते हैं कि जो पढ़ा लिखा नहीं होता है उसको हम मूर्ख कहेंगे, ऐसी बात नहीं। उसमें भी ज्ञान होता है, उसमें भी बुद्धि होती है, इसलिए उसको हम नहीं कर सकते हैं। अपढ़ कर सकते हैं कि वो पढ़ी लिखी नहीं थी। तो इसका प्रभाव लेखिका पर पड़ा कि एक जो महिला है वो कितना हद तक सहन कर सकती है, जबकि सहन करना नहीं चाहिए, लेकिन वो कितना हद तक सहन कर सकती है। अब ये जहाँ ये रहती थी, जिस मोहल्ले में रहती थी, अगल बगल में खेलने के लिए जाती थी और घंटों या तो किसी के घर में दिन भर खेलती थी। वहाँ जो उसके सहेलियाँ थी या दोस्त थे उनके साथ वो खेला करती थी, फिर घर आया करती थी, स्कूल जाया करती थी। स्कूल धीरे धीरे ये माध्यमिक यानी बोर्ड जो है यानी 10th पास कर ली। 10th पास करने के बाद जो है ये कॉलेज में जब चली गई तो कॉलेज में ऐसे लोगों से इनका परिचय हुआ, ऐसे लोगों का इनका व्यक्तित्व का प्रभाव इस पर पड़ा कि एकदम ये मुखर हो गई। पहले तो ये शर्मिली थी, जल्दी किसी से बात नहीं करती थी, लेकिन बाद में वो मुखर हो गई और बहुत अधिक जो है सो वो मुखर मतलब है कि सामने आए, क्रांतिकारियों के साथ में हो गई। 2-3 लड़कियां जो थी कॉलेज में एकदम अपना दबदबा बना करके रखी थी और इसको आगे बढ़ाने का श्रेय उस कॉलेज की प्राध्यापिका यानी जो टीचर थी, जो लेक्चरर थी, वो शीला अग्रवाल थी और वो हिंदी की शिक्षिका थी। और चूंकि हिंदी की शिक्षिका थी तो वो जोशीली भाषणों से और अच्छी बातों से, क्रांतिकारी बातों से एकदम उनको मोड़ दिया, एकदम क्रांति की ओर ले गई। तो ये जो लड़कियां थी जुलूस निकालने लगी, हड़तालें करने लगी, प्रभात फेरियां करने लगी। एक इशारे पर सारी लड़कियां कॉलेज की क्लास छोड़ करके मैदान में आ जाती थी और सड़क पर चली जाती थी जुलूस निकाल करके। दुकानें बंद करवाती थी तो चौराहे पर खड़ा होकर के भाषण देने लगती थी। तो इस तरह से वो एकदम, और इससे वो उसके पिताजी बेखबर थे कि उसकी बेटी कॉलेज अगर जा रही है तो क्या कर रही है। एक दिन एक व्यक्ति उसके घर आया और घर आकर के आग लगा के चला गया। आग लगा के मतलब घर में आग नहीं लगाया, बातों से आग लगाया, बातों से कि भंडारी जी आपकी बेटी आज चौराहे पर इस तरह से भाषण दे रही थी कि हमारे घर की बहु बेटियां इस तरह से बाहर जाती है। उस जमाने में लगभग आज से 60 साल समझे कि आज से 60 साल पहले की बात है। तो उस जमाने में 60-70 साल की, तो उस समय नारियों को, लड़कियों को इतनी छूट नहीं थी, इतनी स्वतंत्रता नहीं थी कि कहीं भी जाकर के कॉलेज में पढ़ सकती है, बाहर जाकर के पढ़ सकती है। हाँ, संभ्रांत परिवार के लोगों की लड़कियां जाती थी, हॉस्टल में रहती थी, वो अलग बात है, लेकिन सामान्य घर की लड़कियां इस तरह से खुली छूट नहीं मिली थी। लेकिन उस समय वो कॉलेज जाया करती थी और इस तरह से गतिविधियों में भाग लेती थी। और यहाँ तक तो पढ़ने तक की छूट तो मिला तो काफी हद तक अच्छा था, लेकिन उस जमाने में इतना अगर छूट मिला था तो और भी अच्छा था। तो शीला अग्रवाल ने लेखिका को प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु, भगवती चरण वर्मा और बहुत से ऐसे लेखक, एक नाम में कितनी बार, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, ऐसे बड़े बड़े लेखकों की क्रांतिकारी किताबों को चुन करके उसको पढ़ने के लिए दिया। इन किताबों को पढ़ करके भी उनका मन काफी प्रभावित हुआ और वो जो है सो एकदम परिपक्व हो गई। किशोर अवस्था में थी, क्योंकि किशोरावस्था हम जानते हैं कि 11 वर्ष से 17 वर्ष की उम्र को किशोरावस्था कहा जाता है। और उस समय ही पढ़ने का जो समय है वो हाई स्कूल से कॉलेज जाती हैं और इस समय बनने और बिगड़ना सारा चीज इसी समय होता है। तो एक इनके पिताजी का कहना था कि तुम पढ़ो लिखो और एक अच्छा इंसान बनो, एक ऐसा जो आपके व्यक्तित्व से लोग प्रभावित हुए और आपके करनी से लोग, आपकी प्रेरणा से लोग आगे बढ़े। तो ये पढ़ाई में तो ठीक रही। एक चीज उनके पिताजी ने कहा था कि रसोई को, यानी रसोई घर जहाँ खाना बनाते हैं हम लोग जिसको किचन रूम कहते हैं, उससे लेखिका को दूर रखना चाहते थे। वो कहा करते थे कि रसोई जो है भठियार खाना है। भठियार खाना इसलिए है कि यहाँ पर भट्टी पर अपनी प्रतिभा को झोंकना है,
झोंकना मतलब अगर खाना बनाते रहे ज़्यादा समय खाना बनाने पर इसका ये पूरा करो, वो पूरा करो, ऐसा चाय बना करके दो, खाना बना करके दो, ये करो, रोटी बना, सब्जी बना, तो सारा समय वहाँ व्यतीत हो जाएगा, तो पढ़ेगा कब? अब जब पढ़ेगा नहीं तो प्रतिभा निखरेगी कैसे? तो इस तरह से उसके पिताजी ने एक चीज अच्छा उसके लिए किया कि रसोई से उसको दूर रखा, और वो कहता था कि ये भटियार खाना है, यहाँ रहना नहीं है, यहाँ भट्ठी में अपनी प्रतिभा को झोंकना है। इस तरह से वो पढ़ने में अपना मन लगा दी, और घर में काम करने के लिए माँ तो काफ़ी थी, और ज़्यादा परिवार तो था ही नहीं, एक लेखिका थी, उसकी माँ थी, उसके पापा थे। इस तरह से काम हो रहा था। अब रही बात कि जहाँ पर ये रहते थे उसमें 2 मंजिला मकान था, तो 2 मंजिला ऊपर मंजिला का जो कमरा था वो किताबों से चित्र वितर इधर उधर जो फैला रहता था, वहाँ क्रांतिकारियों का केंद्र था, इनके मित्रों का केंद्र था। वे लोग आते थे और यहाँ बहसें करते थे, और बहस करने के बाद जो है देश के विषय में, देश दुनिया के विषय में, देश की आज़ादी के विषय में, उस समय आज़ादी की बात चल रही थी, सन 1942-43 की बात थी। तो लेखक के पिताजी चाहते थे कि मनु हम लोग की बहसें सुने, देश दुनिया में क्या हो रहा है उसको जाने, समझे और देखे, है ना। इसलिए चाय पानी नाश्ता लेकर के उसको बुलाया करता था, और उसको इशारा करता था कि तुम यहीं पर बैठो। तो वो सुनती थी इन बातों को कि इन लोग क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि वहाँ से भी वो क्रांति में, स्वाधीनता में भाग लेने के लिए प्रेरित हो गई। लेकिन लेखिका के पिताजी का एक मन था कि वो यहाँ से सुने, देश दुनिया की खबर तो रखे, लेकिन बाहर न जाए, यानी ये चौराहे पर नहीं जाए, बाजार नहीं जाए, कॉलेज अगर जाती है तो जाती है। तो इस तरह से जब वो हड़तालें करने लगी, प्रभात फेरियां करने लगी, जुलूस करने लगी, यानी देश की आज़ादी के लिए लोग जुलूस पर जुलूस, सैलाब की तरह, बाढ़ की तरह उमड़ने लगे, तो कॉलेज का जो प्रबंधन था, मैनेजमेंट था, उन्होंने नोटिस कर दिया। इसलिए उनके पिताजी के नाम एक चिट्ठी लिख दी कि आपकी बेटी की गतिविधियां पढ़ाई से हट करके है, तो क्यों ना इस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। ये चिट्ठी जब मिली, उसके पिताजी ने जब ये चिट्ठी पढ़ी तो एकदम भनभनाने लगे कि ये बेटी जो है सो मेरी नाक कटवा दी, आज पता नहीं क्या क्या लोग कहेंगे, वहाँ जाने पर क्या होगा, नहीं होगा। तो वहाँ पर जब गए, इससे पहले की घटना थोड़ी सी देते हैं कि एक आदमी जो आया था वो आग लगा करके चला गया, मतलब उसकी बेटी को कहा कि वो बेटी जो है वो चौराहे पर भाषण दे रही है, और किस तरह से भाषण दे रही है, इस तरह से हमारे वो घर की बहू बेटियां नहीं करती हैं। लेकिन उसी के शाम को उस समय दोपहर को है, शाम को एक डॉक्टर साहब आते हैं जो लेखिका के पिताजी के मित्र थे, अभिन्न मित्र थे। वो उसने कहा कि भंडारी जी घर में बैठ करके आप क्या करते हैं? अरे जाकर के चौराहे पर देखिए, आपकी बेटी मनु कितना सुंदर भाषण दे रही है, क्या जोशीली भाषण दे रही है, देश के लिए वो लड़ रही है, तो ये आप सबको देखना चाहिए। घर में आप घुस करके क्या करते हैं? तो एक तो बात हो गई कि एक आदमी आग लगा कर चला गया, दूसरा आकर के आग बुझा कर चला गया। जब वो आई तो उसकी मम्मी ने उसको बता दिया कि इस तरह की बातें हुई थी, एक ने आकर के आग लगाया, दूसरे ने आकर के बुझाया। तो अब जब कॉलेज से जब नोटिस आ गया तो उसके पिताजी भनभना गए कि क्या पता नहीं, जाकर के मामा हमको क्या क्या सुनना पड़ेगा, ये बेटी के लिए सुनना पड़ेगा। जब वहाँ चले गए तो कॉलेज की जो प्रिंसिपल थी, प्रिंसिपल बोली कि आपकी बेटी क्रांतिकारी गतिविधियों में लगी रहती है, जुलूस निकालती है, हड़तालें करती है, इन्हीं के इशारे पर पूरा कॉलेज चलता है, तो क्यों नहीं इस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। तब इनका दिमाग जो है चकरा गया। उन्होंने अपने बेटी के पक्ष में जवाब दिया। जवाब ये दिया कि ये समय की मांग है, अभी क्रांति चल रही है। 1942 में क्रांति जो है, भारत छोड़ो का आंदोलन गांधी जी ने आह्वान किया था, और वो आंदोलन शुरू हो गया है। अब इस समय की मांग है, देश की मांग है, इसको आप नहीं रोक सकते। अंत में हार करके कॉलेज की प्रिंसिपल ने जो थर्ड ईयर यानी फाइनल ईयर था, उस फाइनल ईयर में जो है सो इन लोग का क्लास स्टॉप कर दिया, यानी आप लोग क्लास नहीं कर सकते। अगर कॉलेज नहीं आएंगे तो इस तरह से गतिविधियां भाग नहीं लेंगे, हड़ताल नहीं करेंगे, जुलूस नहीं करेंगे, एक जगह इकट्ठा नहीं होंगे, तो इन लोग को बैठा दिया। इसके बाद इन लोग कॉलेज प्रबंधन के विरुद्ध जो है सो आवाज उठा दिया, जाकर के धरना देने लगा कि भाई हम लोग को क्लास क्यों रोक दिया गया, हम लोग को क्लास दिया जाए। तो हार करके कॉलेज प्रबंधन ने जो है
जुलाई 1947 में क्लास करने का फिर से आदेश जारी कर दिया कि तुम लोग क्लास कर सकती है। जैसे ही क्लास आदेश कर दिया, आप कॉलेज खुलने ही वाली थी, इसी समय 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया और पूरा देश खुशियों से एकदम सराबोर हो गया और खुशियां मनाने के लिए लोग सड़क पर उतर आए। तो इससे जो क्लास करने की खुशी थी, उससे बढ़ करके देश की आज़ादी की खुशी थी। इस तरह से मनु भंडारी का जीवन एक मरियल टाइप की लड़की से निकल करके वो एक देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाली किशोरावस्था की उनका व्यक्तित्व निखर करके सामने आया। इसमें से उनके पिता का, उनके माता का, लेखकों का और परिवेश का जो है बहुत बड़ा योगदान रहा। इसमें यह बताया गया है कि आप क्रांति के विषय में जानिए, देश की आज़ादी के विषय में जानिए और आपका क्या कर्तव्य बनता है कि आप भी इस देश के लिए क्या कर सकते हैं। आप भी किशोरावस्था में हैं, आप भी 10th क्लास में पढ़ते हैं, तो आप देश के लिए क्या कर सकते हैं। या मूक दर्शक बन करके कोई जुलूस निकाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उसको सिर्फ देखना है, या देश के पीछे में कुछ बोलना है, कुछ कम से कम झंडा फहराना है, इनकलाब जिंदाबाद करना है, या तो देश के लिए आपको कुछ करना है, चाहे आप कुछ भी देश के लिए कर सकते हैं। ये बताने के लिए ही ये कहानी बताया गया कि एक कहानी यह भी जिसकी लेखिका है मनु भंडारी। धन्यवाद। आज के लिए इसको मैंने ऑडियो में भी पढ़ा दिया था, आज ये वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है। प्रश्न उत्तर आप मैं इसको लिखा दूंगा और ये बोर्ड पर जो लिखा है इसको आप मुख्य बिंदु है, बिंदु को आप देख लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।